Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is ग्रीन हाइड्रोजन रन बस। तो ग्रीन हाइड्रोजन रन बस के बारे में हम जानेंगे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हैज इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन पावर बस विथ एमिट्स ओनली वाटर वेपर एज इट बाई प्रोडक्ट। तो किसने किया, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी ने इंट्रोड्यूस किया है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पावर बस को, जो कि एमिट करेगा सिर्फ वाटर वेपर को बाई प्रोडक्ट के रूप में। Green hydrogen is an environmentally friendly option as it only emits water vapor when burned and has 3 times the energy density of other fuel. और ग्रीन हाइड्रोजन एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑप्शन है क्योंकि ये सिर्फ एमिट करता है वाटर वेपर को जब ये बर्न होता है तब, और 3 टाइम्स एनर्जी डेंसिटी इसका अधिक है दूसरे फ्यूल के कंपैरिजन पे। इसके लिए आवश्यकता होती है 50 यूनिट रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी की और 9 kg डीआयोनाइज वाटर की, तब प्रोड्यूस होता है 1 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोले वेटलैंड। तो हम जानेंगे कोले वेटलैंड के बारे में। सबसे पहले तो इससे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है ये कहाँ पे लोकेशन है, इसका लोकेटेड है। कोले वेटलैंड in Kerala is an internationally important Ramsar site known for its high biodiversity are facing a new threat from an invasive alien plant species called Caboma furcuta, also known as pink bloom। जो आपका कोले वेटलैंड है कहाँ का, केरला का, जो कि एक इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट रामसर साइट है क्योंकि इसका हाई बायोडाइवर्सिटी है। उसको सामना करना पड़ रहा है एक नया थ्रेट का, इन्वेसिव एलियन प्लांट स्पीसीज के कारण। वो जो प्लांट का स्पीसीज है जिसको कहा गया है कबोम्बा फुरकुटा, इसको हम पिंक ब्लूम के नाम से भी जानते हैं। This species originating from Central and South America has been introduced to Kerala as an aquarium plant, has now become a menace to the Kolle field alongside existing threats like water hyacinth and Sylvania molester। ये जो स्पीसीज है ये ओरिजिनेट करता है सेंट्रल और साउथ अमेरिका में। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था केरला पे एक एक्वेरियम प्लांट के रूप में, लेकिन अब ये जो है एक मीनेंस बन गया है कोले फील्ड के लिए। साथ साथ एग्जिस्टिंग थ्रेट है वाटर हाइसिंथ और सेल्विनिया मोलेस्टा भी। Caboma furcuta, characterized by its massive pink flowering, white its vibrant pink appearance may seem picturing, it poses a significant threat to biodiversity and agriculture productivity of the region। जो आपका कबोम्बा फुरुकुटा है जिसको कैरेक्टराइज किया गया है इसके मैसिव पिंक फ्लावरिंग के कारण, इसका जो वाइब्रेंट पिंक अपीयरेंस है वो देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए उस रीजन का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असोला भाटी सेंचुरी। तो हम जानेंगे असोला भाटी सेंचुरी के बारे में। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून इज सेट टू कंडक्ट a स्टडी ऑन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन दिल्ली एंड फॉर्मुलेट अ मैनेजमेंट प्लान फॉर द सेंचुरी। ये कहाँ पे लोकेटेड, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है देहरादून का, वो तैयार है एक स्टडी करने के लिए जो बायोडाइवर्सिटी है असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दिल्ली में, उसको रिफॉर्मुलेट करेंगे एक मैनेजमेंट प्लान को इस सेंचुरी के लिए। The study aims to assess the potential socio-economic impact on nearby villages by preserving the ecological integrity of the ecosystem। और ये जो स्टडी है इसका मकसद है कि एसेस किया जा सके जो पोटेंशियल सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है नियर बाई विलेजेस का, प्रिजर्व करके इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी को इकोसिस्टम का। इट विल ऑल्सो एग्जामिन द माइंड आउटपुट एंड देयर एट्रीब्यूट इंक्लूडिंग एसोसिएटेड प्लांट एंड एनिमल कॉम्पोनेंट एंड हैबिटेट विथ अ फोकस ऑन प्रमोटिंग सस्टेनेबल इको टूरिज्म। और ये जो है एग्जामिन करता है माइन आउटपुट और उनके एट्रीब्यूट को, जो कि इंक्लूड करता है एसोसिएटेड प्लांट और एनिमल कंपोनेंट को भी और उनके हैबिटेट को भी। इसका फोकस है प्रमोट करने के ऊपर सस्टेनेबल इको टूरिज्म को। असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ए पार्ट ऑफ सरिस्का दिल्ली वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर सपोर्टिंग लियोपार्ड मूवमेंट फ्रॉम राजस्थान टू दिल्ली। और जो असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपका पार्ट है सरिस्का दिल्ली वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का। ये सपोर्ट करती है लियोपार्ड के मूवमेंट को राजस्थान से दिल्ली के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पे लोकेटेड है। अगर क्वेश्चन मैप बेस भी है तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नीलगिरी ताहर। तो हम जानेंगे नीलगिरी ताहर के बारे में। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज प्लानिंग टू कंडक्ट ए कंप्रिहेंसिव सेंसस ऑफ द इंडेंजर नीलगिरी ताहर अलॉन्ग विथ केरला। तो तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो तैयारी कर रहा है कि वो कंडक्ट करेंगे एक कंप्रिहेंसिव सेंसस को इंडेंजर नीलगिरी ताहर के लिए केरला के साथ। ये कौन से कैटेगरी में आता है, ये इंपॉर्टेंट है, इंडेंजर में। दे आर बिलीव टू बी लिटिल ओवर 3100 नीलगिरी ताहर इन वेस्टर्न घाट रीजन। ये माना जाता है कि 3100 से थोड़ा ही अधिक नीलगिरी ताहर है वेस्टर्न घाट रीजन पे।
For the first time, drone may be used in this census at Nilgiri Tahar prefer mountain grassland with steep and rocky terrain at altitude between 300 to 2600 मीटर above sea level। और पहली बार है कि ड्रोन का उपयोग किया जाएगा सेंसस करने के लिए नीलगिरी टाहर का, क्योंकि वो प्रिफर करता है माउंटेन ग्रेसलैंड को जहां पे स्टीप और रॉकी टेरेन होते हैं। एल्टीट्यूड जो है वो 300 से 2600 मीटर अबव सी लेवल होता है, इस कारण ड्रोन के यूज करने की बात कही गई है पहली बार। अब यहाँ पे हम देख के सब समझेंगे नीलगिरी टाहर से रिलेटेड फैक्ट को। तो प्रोजेक्ट नीलगिरी टाहर ऑफ तमिलनाडु फॉरेस्ट इंडिया फर्स्ट एम्स टू रिस्टोर द फ्रेगमेंटेड हैबिटेट especially solar grassland where its tribe reintroduce the tahar population in its historic habitat and ensure proper rehabilitation facility are provided। जो प्रोजेक्ट नीलगिरी टाहर है किस स्टेट का, तो तमिलनाडु फॉरेस्ट का, इंडिया का ये पहला है जिसका मकसद है कि रिस्टोर किया जाए फ्रेगमेंटेड हैबिटेट को, स्पेशली सोलर ग्रासलैंड को जहां पे ये थ्राइव करते हैं, रीइंट्रोड्यूस किया जाए टाहर के पॉपुलेशन को उनके हिस्टोरिक हैबिटेट पे, और इंश्योर किया जाए कि प्रॉपर रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी उनको प्रोवाइड हो। नीलगिरी टाहर के बारे में हम जान लें तो ओनली माउंटेन अनगुलेट इन साउथर्न इंडिया अमंग द 12 स्पीसीज प्रेजेंट इन इंडिया। ये एक लौटा माउंटेन अनगुलेट है साउथर्न इंडिया का जो 12 स्पीसीज प्रेजेंट है भारत में। पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो इसका पॉपुलेशन जो है वो एस्टिमेट किया जा रहा है कि 3122 के अप्रॉक्स है वाइल्ड में, जो ये आपका 2015 का एस्टिमेट था उसके अनुसार। इट इज इंडेमिक टू वेस्टर्न घाट एंड लोकली नोन एज वराइडू। ये इंडेमिक है वेस्टर्न घाट के लिए और इसको लोकली जाना जाता है वराइडू के नाम से। क्या खतरा है इनके लिए, तो जो लार्ज पार्ट इनके पॉपुलेशन का वो वाइप आउट हो गया हिस्टोरिकल रेंज से वेस्टर्न घाट का। जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उनको सीवियर स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा है हैबिटेट लॉस और हंटिंग के कारण। स्टेट एनिमल है ये तमिलनाडु का नीलगिरी टाहर। आईयूसीएन के लिस्ट में ये इंडेंजर कैटेगरी पे आता है। तो स्टेट एनिमल किस स्टेट का है, तमिलनाडु का, और आईयूसीएन के लिस्ट में किस कैटेगरी में आता है, इंडेंजर कैटेगरी में आता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोलर फॉरेस्ट ग्रासलैंड जो है वो ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट है जो कि पाए जाते हैं अपर रीचेस में इंडिया के वेस्टर्न घाट में। ये जो मोसाइक इकोसिस्टम है वो नेटिव है सिर्फ साउथर्न वेस्टर्न घाट के लिए, और ये पाए जाते हैं हाई एल्टीट्यूड माउंटेन रीजन जो आपका केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका का वहां पे ही। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत ड्रोन शक्ति 2023। पीआईबी के न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है तो जानेंगे इसके बारे में हम डिटेल में। Recently, the first ever drone exhibition and display, Bharat Drone Shakti 2023, was inaugurated by Indian Defence Minister at the Hindustan Air Force Station in Ghaziabad, उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में जो पहला इवल ड्रोन एग्जीबिशन और डिस्प्ले था भारत ड्रोन शक्ति 2023, इसको इनॉग्रेट किया गया था इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा हिंडन एयरबेस स्टेशन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। दिस इवेंट जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स एंड द ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, शोकाज ओवर 25 ड्रोन स्टार्टअप फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। और ये जो इवेंट था इसने जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया था इसको इंडियन एयरफोर्स और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये दर्शा रहा था जो 25 ड्रोन स्टार्टअप है अक्रॉस इंडिया के उसके बारे में। The display drone have application in both military and civilian sector and aims to support the government initiative to establish India as a major drone hub by 2030। और ये जो डिस्प्ले ड्रोन थे उनका एप्लीकेशन जो है दोनों ही मिलिट्री और सिविल सेक्टर में हो सकता था। इसका मकसद है कि सपोर्ट किया जाए जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है इस्टेब्लिश करने का भारत को एक मेजर ड्रोन हब के रूप में 2030 तक, तो उसको बूस्ट करना इसका मकसद है। Inauguration of Bharat Drone Shakti 2023 was followed by the formal induction of the first C-295 MW transport aircraft into Indian Air Force. The medium-lift tactical aircraft is capable of taking off and landing from unprepared landing ground and will replace the SS-748 Avro aircraft। जो इनॉग्रेशन हुआ भारत ड्रोन शक्ति 2023 का वो फॉलोड बाय हुआ है जो फॉर्मल इंड्यूस किया गया था पहला C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स के लिए। और ये जो मीडियम लिफ्ट टैक्टिकल एयरक्राफ्ट है ये कैपेबल है कि ये टेक ऑफ कर सकता है, लैंड कर सकता है अनप्रिपेयर लैंडिंग ग्राउंड पे भी, और ये रिप्लेस कर देगा SS-748 एवरो एयरक्राफ्ट को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अप्लाइंग द स्पॉन्ज सिटी कॉन्सेप्ट इन बेंगलुरु। तो जो अप्लाई करने की बात कही गई है स्पॉन्ज सिटी कॉन्सेप्ट को बेंगलुरु में, तो जानेंगे ऐसे क्यों कहा गया, फिर ये स्पॉन्ज सिटी कॉन्सेप्ट है क्या, सब हम समझेंगे। बेंगलुरु फेस रिकरेंट फ्लैश फ्लड ड्यू टू इरेटिक रेन ड्राइवन बाय क्लाइमेटिक चेंज। Experts suggest applying the sponge city concept by building massive underground tank in low-lying area to capture flood water, a concept successfully implemented in cities like Munich, Beijing, Tokyo and Pittsburgh। बेंगलुरु को सामना करना पड़ रहा है रिकरेंस फ्लैश फ्लड का इरेटिक रेन के कारण, जो कि क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। एक्सपर्ट ने सजेस्ट किया है कि अप्लाई किया जा सकता है स्पॉन्ज सिटी कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए मैसिव अंडरग्राउंड टैंक को लो लाइंग एरिया पे, ताकि कैप्चर किया जा सके फ्लड के वाटर को। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो कि सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया जा चुका है बहुत सारे सिटी पे, जैसे कि आपका म्यूनिस हो गया, बीजिंग हो गया, टोक्यो हो गया, पिट्सबर्ग हो गया, इन सब सिटी में ये पहले से ही अप्लाई किया जा चुका है और ये सक्सेसफुल रहा है।
ये स्पॉन्ज सिटी कॉन्सेप्ट है क्या? तो ये फोकस कर रहा है रिटेन करने के ऊपर और मैनेज करने को लेकर वाटर को, जो इसका सोर्स है, ताकि कम से कम किया जा सके फ्लडिंग को और ग्राउंड वाटर के डिप्लीशन को। ये इन्वॉल्व करता है स्ट्रेटेजीज को, जैसे कि परमिएबल पेवमेंट हो गया, रूफटॉप गार्डन हो गया, अंडरग्राउंड टैंक, पॉन्ड, ये सब, ताकि एब्जॉर्ब किया जा सके और स्टोर किया जा सके रेन वाटर को। ये जो मेजर्स है ये मदद करेगा स्लो डाउन करने में वाटर फ्लो को, नेचुरली फिल्टर करेगा और रिचार्ज करेगा ग्राउंड वाटर को। इसका मकसद है कि वो अर्बन एरियाज को एक्ट करवाए एक स्पॉन्ज के जैसा, ताकि सोकअप कर ले रेन वाटर को, रिड्यूस कर दे जो खतरा है फ्लड का, और रिप्लेनिश करे लोकल वाटर रिसोर्सेज को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 53rd दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। पीआईबी के मुझे इंपॉर्टेंट है, जानेंगे इसके बारे में। वहीदा रहमान रिसीव द 53rd दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2021। दिस अवार्ड वाज प्रेजेंटेड एट द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी। जो वहीदा रहमान है उनको दिया गया 53rd दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 के लिए। तो किनको दिया गया ये इंपॉर्टेंट है। ये जो अवार्ड है वो दिया गया था 69th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी के दौरान। इस अवार्ड के बारे में हम जान लें, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के बारे में। तो ये भारत का हाईएस्ट सिनेमा ऑनर है, जो कि दिया जाता है प्रत्येक साल नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी के दौरान डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल के द्वारा। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1969 में, और ये पहला अवार्ड है जो कि दिया गया एक्ट्रेस देविका रानी को। ये जो अवार्ड है ये कॉमरेट करता है दादा साहेब फाल्के को, जो कि डायरेक्टर थे इंडिया के इनॉग्रल फुल लेंथ फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र के 1913 में ये फिल्म आया था। ये जो प्राइज है ये इंक्लूड करता है स्वर्ण कमल गोल्डन लोटस मेडेलियन को, एक शॉल, और कैश प्राइज रहता है 10 लाख रुपीज का। वहीदा रहमान के बारे में जान ले। तो वहीदा रहमान जो है वो एक इंडियन एक्ट्रेस है, जिनको जाना जाता है हिंदी सिनेमा के मोस्ट एकम्प्लिश एक्ट्रेस के रूप में। उनको जो है नेशनल फिल्म अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण मिला है। ये 3 फिल्म फेयर अवार्ड है। उनको जाना जाता है उनके रोल के लिए, जो आइकॉनिक हिंदी फिल्म है, जैसे कि प्यासा, कागज के फूल, गाइड, ये सब फिल्में उन्होंने किरदार निभाया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूजिंग न्यूज़पेपर फॉर हैंडलिंग फूड। तो जो उपयोग किया जाता है न्यूज़पेपर का फूड को हैंडल करने के लिए, तो जानेंगे हम इसके क्या प्रॉब्लम है, सबको समझेंगे। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिक्वेस्ट किया है कंज्यूमर से और फूड वेंडर से कि वो रोक दे जो वो उपयोग कर रहा है न्यूज़पेपर का पैकिंग, सर्विंग और स्टोर करने के लिए फूड को। ये हेल्थ हैजार्ड का रीजन है। क्या प्रॉब्लम है उपयोग करने को लेकर न्यूज़पेपर का, जो हैंडल किया जाता है फूड को, उससे लेके। तो सबसे पहला दिक्कत है इंक कंटामिनेशन। न्यूज़पेपर जो है ये कंटेन करता है इंक को, जो कि बायो एक्टिव मटेरियल है, जो कि कॉन्टेमिनेट करता है फूड को, और इसके कारण हेल्थ का रिस्क होता है। रिसाइकल पेपर बॉक्सेस जो है वो कॉन्टेमिनेंट जैसे कि मिनरल और केमिकल होता है उसमें, जिसके कारण डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकता है या टॉक्सिसिटी हो सकता है। केमिकल लीचिंग, प्रिंटिंग इंक जो है वो कंटेन करता है केमिकल को, जैसे कि लीड हो गया, हैवी मेटल हो गया, जो कि लीच करके जा सकते हैं फूड में और फिर हमें अफेक्ट करेंगे। ससेप्टेबल टू कॉन्टेमिनेशन, न्यूज़पेपर जो है वो एक्सपोज है बहुत टाइप के इन्वायरमेंटल कंडीशन से डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान। इस कारण वो ससेप्टेबल है कि बैक्टीरियल या वायरल कॉन्टेमिनेशन हो सकता है। पोटेंशियल फूडबॉर्न इलनेस भी हो सकता है। जो कॉन्टेमिनेंट है न्यूज़पेपर के, उसके कारण फूडबॉर्न इलनेस भी हो सकता है अगर वो इंजेस्ट कर लिया जाए तो। एब्जॉर्ब एक्सेस ऑयल, ये एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब करते हैं। न्यूज़पेपर जो है वो जिसका उपयोग किया जाता है एब्जॉर्ब करने के लिए एक्सेस ऑयल को फ्राइड फूड से, रेगुलेशन के अनुसार। वल्नरेबल ग्रुप की अगर बात करें तो जो वल्नरेबल ग्रुप है, जैसे कि एल्डरली हो गया, जिनका इम्यून सिस्टम काफी कमजोर है, वो सबसे ज्यादा खतरे के रिस्क में है कैंसर रिलेटेड हेल्थ इश्यू के कारण। जो पैकेज फूड होता है इस टाइप का मटेरियल में, उसके कारण। वायलेशन ऑफ रेगुलेशन की जो बात कही गई है, तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड पैकिंग रेगुलेशन 2018 के अनुसार जो उपयोग है न्यूज़पेपर या सिमिलर मटेरियल का स्टोर करने के लिए या रैप करने के लिए फूड को, इसको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया है। FSSAI के बारे में हम जान ले, फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसको स्टैब्लिश किया गया था 2008 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। ये आपका एक ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि काम करता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के माध्यम से, जिसको स्टैब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रोडटेप स्कीम। तो हम जानेंगे रोडटेप स्कीम के बारे में। इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि एक्सटेंड किया जाएगा जो एक्सपोर्ट बेनिफिट है, स्कीम फॉर रेमिशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, रोडटेप को एडिशनल ईयर के लिए, जून 2024 तक के लिए। ये जो रोडटेप स्कीम है ये प्रोवाइड करता है एक्सपोर्टर को रिफंड जो उनका टैक्सेस, ड्यूटी और रिवाइज जो कि लगता है मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स के दौरान, जो कि नहीं रीइंबर्स हो रहा था दूसरे मैकेनिज्म से, सेंट्रल, स्टेट या लोकल लेवल पे, तो उसको ये क्या करता है, रिइंबर्स करने में मदद करता है। ये जो मूव है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये मदद करेगा एक्सपोर्टिंग कम्युनिटी को वो नेगोशिएट करे इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ करेंट ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन को लेके।
रोस्टेम स्कीम रिप्लेस कर दिया था मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम MEIS को, जो कि कंक्लूड हुआ था प्रीवियस ईयर। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.